गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज चोटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। अपन पढ़ रहे थे मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के अंतर्गत मादा जनन तंत्र को अपन ने दो भागों में विभाजित किया था, एक प्राथमिक जननांग और दूसरा सहायक जननांग। प्राथमिक जननांग था अपना अंडाशय, क्योंकि अंडाशय के अंतर्गत क्या होता है मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। इसका अध्ययन अपन ने कल कर लिया था। आज के अध्ययन में अपन सहायक मादा जननांगों का अध्ययन करेंगे। सहायक मादा जननांगों में सबसे पहले अंडवाहिनी, फिर गर्भाशय, फिर योनि, फिर भग और फिर स्तन या छाती। भग के अंतर्गत प्यूबिक मुंड, बृहद बृहगोष्ठ, लघु बृहगोष्ठ, भग सेप, प्रघाण, बर्थोलिन की ग्रंथियां आती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अंडवाहिनी की। प्रत्येक अंडाशय से लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी कीप नुमा कुंडलित पेशीय नलिका निकली हुई होती है, जिसे हम डिंब वाहिनी, अंडवाहिनी या गर्भाशय नलिका कहते हैं। डिंब वाहिनी अपनी ओर के अंडाशय के समीप से गर्भाशय तक फैली होती है, यानी गर्भाशय में आकर वो खुलती है। और अंडाशय के समीप इसका जो कीपनुमा भाग होता है वो इनफंडिबुलम या कीपक कहलाता है, जिसके किनारे अंगुली नुमा उभार लिए हुए रहते हैं, जिन्हें प्रवर्ध कहते हैं। और इन प्रवर्धों के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों को ओस्टियम कहते हैं। इसकी भी बात अपन ने कल कर ली थी। अंडवाहिनी की दीवार संकुचनशील तथा अंदर से उपकला उत्तक द्वारा आश्रित होती है। ये श्लेष्मीय उपकला की बनी हुई स्रावी कोशिकाओं के गाढ़े तरल का भी स्राव करती है, जो कि अंडाणु के संवहन में या परिवहन में सहायता या सुरक्षा प्रदान करते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम सिरा गर्भाशय में खुलता है। अंडाशय द्वारा मुक्त अंडाणुओं को झालर या किप्पिका के द्वारा अंडवाहिनी में भर दिए जाते हैं, जहां से इनका परिवहन गर्भाशय तक होता है। और दूसरी बात, जो निषेचन की क्रिया होती है, वो निषेचन की क्रिया भी कहां संपन्न होती है? अंडवाहिनी के अंतर्गत ही संपन्न होती है। उसके बाद में गर्भाशय। गर्भाशय दोनों ओर की अंडवाहिनियां आके गर्भाशय में खुलती है। और कल अपन ने बात की थी, गर्भाशय एक मोटा पेशीय संरचना है, जिसका आकार सामान्यतः 7.5 गुणा 7.5 गुणा 5 गुणा 2 सेंटीमीटर का होता है। इसमें दोनों तरफ की अंडवाहिनी आकर खुलती है। 3 स्तर इसके अंदर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। गर्भाशय अंतस्तर, बाह्य स्तर और मध्य स्तर भी इनको क्रमशः कहते हैं। गर्भाशय एक म्यूकोसा की परत इसके ऊपर आश्रित होती है। गर्भाशय का ऊपरी मुख अपेक्षाकृत एक तिकोनी गुहा युक्त होता है, जिसे सर्विक्स यूट्री कहलाता है। ये बाह्य द्वार पर योनि में खुलता है, लेकिन एक संरचना पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं, यहां अपन ने लिखा नहीं है उसको, ग्रीवा के द्वारा ये योनि में खुलता है। नेक्स्ट संरचना है अपना योनि या वेजाइना। गर्भाशय ग्रीवा उभर कर एक लचीली पेशीय झिल्ली युक्त नलिका नुमा संरचना बनाती है, जिसे योनि कहते हैं। योनि की भित्ति कोशिकाएं जो है वो ग्लाइकोजन का संचय करती है। किसका संचय करती है? ग्लाइकोजन का। ये अपने को याद रखना है कि योनि की भित्ति कोशिकाएं ग्लाइकोजन का संचय करती है। प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर का, योनि की भित्ति कोशिकाएं कौन से पदार्थ का संचय करती है? तो ग्लाइकोजन का संचय करती है। ठीक है। इसमें लैक्टोबेसिलाई नामक जीवाणु भी उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इसका माध्यम जो है अम्लीय हो जाता है और वीर्य के द्वारा इसके माध्यम को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित किया जाता है। और एक चीज और ध्यान में रखनी है अपने को कि ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, योनि के ऊपर एक पतला आवरण पाया जाता है, जिसे हम योनि छद या हाइमन कहते हैं। और यह आवरण जो है अत्यधिक शारीरिक परिश्रम, लैंगिक संपर्क और व्यायाम के दौरान फट सकती है। योनि स्त्रियों में मिथुनांग की तरह कार्य करती है। इसके अतिरिक्त गर्भाशय से उत्पन्न मासिक स्राव का निष्कासन पथ भी उपलब्ध करवाती है, तथा शिशु जन्म के समय गर्भस्थ शिशु को बाहर निकालने की प्रक्रिया भी जो है योनि के द्वारा ही होती है, या यूं कहते हैं कि बर्थ केनाल की भांति ये कार्य करती है। भग, जिस प्रकार से ये सारे सहायक जननांग है, उसी प्रकार से भग को स्त्रियों के बाह्य जननांग कहते हैं। ठीक है। ये श्रोणी क्षेत्र में मूलाधार के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। निम्नलिखित प्रकार के हैं: प्यूबिक मुंड, बृहद बृहगोष्ठ, लघु बृहगोष्ठ, भग से, प्रघाण, बर्थोलिन की ग्रंथियां। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्यूबिक मुंड। प्यूबिक मुंड त्वचा से ढका हुआ या उभरा हुआ यूं कहते हैं एक वश्य उत्तक भाग है, जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर स्थित होता है। बृहद बृहगोष्ठ
वृहद भ्रगोष्ठ जो है ये प्यूबिक मुंड से नीचे की तरफ स्थित होते हैं और विस्तृत जोड़ी अनुदैर्घ्य वलन के रूप में स्थित होते हैं, जो कि त्वचा के द्वारा आच्छादित वसीय उत्तकों द्वारा निर्मित होते हैं। इनकी बाह्य सतह पर रोम पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करें लघु भ्रगोष्ठ की, तो यह वृहद भ्रगोष्ठ के बीच में उपस्थित होते हैं। एक जोड़ी छोटे वलन होते हैं जो कि वर्णकों से युक्त होते हैं, त्वचा में निर्मित रहते हैं, प्रगाढ़ से गिरे हुए रहते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें किसकी, भग शेप की, तो यह प्यूबिस मुंड के नीचे व लघु भ्रगोष्ठों के अग्र कोने पर स्थित एक इरेक्टाइल यो कहते हैं संवेदी अंग है। तो इसके अंदर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि नर के शीशन के समजात मादा में कौन सा अंग होता है। नर के शीशन के समजात मादा में कौन सा अंग होता है, तो भग शेप, ये 1 नंबर का प्रश्न बनता है। उसके बाद में बात करें अपन प्रगाढ़ की, तो लघु भ्रगोष्ठों के मध्य में स्थित एक दरार रूपी स्थान को प्रगाढ़ कहते हैं। इसमें मूत्र मार्ग और योनि अपने अपने द्वारों के द्वारा खुलती है। ठीक है, मूत्र मार्ग का द्वार भी इसी के नीचे पाया जाता है और अंडाणु का परिवहन भी इसी के नीचे पाया जाता है। इस द्वार के नीचे योनि द्वार स्थित होता है। अब बात करें बर्थोलिन की ग्रंथियां, तो बर्थोलिन की जो ग्रंथियां होती है वो योनि द्वार के दोनों ओर एक एक सेम के बीज की आकृति की ग्रंथि पाई जाती है और इनका जो स्राव है वो भग को नम बनाए रखता है ताकि लैंगिक संपर्क को सुगम बनाया जा सके। नेक्स्ट स्तन या छाती, चूंकि मनुष्य क्या है, एक मेमेलिया या स्तनधारी प्राणी है, तो नर और मादा दोनों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, लेकिन नर के अंदर यह अक्रिय होती है और मादा के अंतर्गत यह सक्रिय होती है, जो कि शिशु जन्म के पश्चात शिशु का पोषण करने का काम करती है। इनके द्वारा दुग्ध स्रावित होता है। स्तन या छाती स्त्री जनन तंत्र के सहायक अंगों का कार्य करती है। मादा में स्तन ग्रंथियों से युक्त एक जोड़ी स्तन उपस्थित होते हैं। स्तन प्रत्येक स्तन ग्रंथि के भीतरी भाग में संयोजी उत्तक के 15 से 20 नलिकाकार कोष्ठक पाए जाते हैं, या यूं कहते हैं कि 15 से 20 संयोजी कोष्ठ की पालियों का स्तन बना होता है। इनके बीच बीच में वसीय उत्तक उपस्थित होते हैं। प्रत्येक पाली में अंगूर के गुच्छों के समान दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, जो कि दुग्ध का स्राव करती है और यह दुग्ध नवजात शिशु के पोषण का कार्य करता है। प्रत्येक पालिका से निकली कई छोटी छोटी वाहिनियां दुग्ध नलिकाएं स्वतंत्र रूप से बाहर खुलती है, जिसे एक वर्णकित गहरे भूरे रंग का भाग बन जाता है, जिसे अपन निपल कहते हैं। और निपल के शीर्ष भाग के द्वारा विभिन्न छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों के द्वारा दुग्ध का स्राव होता है और वसा के जमाव के कारण इसकी पेशियां काफी उभरी हुई दिखाई देती है। चुचुक में या निपल में 0.5 मिलीमीटर के 15 से 20 छिद्र पाए जाते हैं। स्तन ग्रंथियों की वृद्धि का नियंत्रण आप लोगों को पता है सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीजन आदि हार्मोनों के द्वारा होता है। और दूध के अगर अपन संगठन की बात करें तो वसा, लैक्टोज, केसीन, लाइसोजाइम, कैल्शियम, विटामिन व कई महत्वपूर्ण प्रतिरक्षी पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। माँ के प्रथम स्रावित दुग्ध को क्षीर या लेटेक्स कहते हैं, जो कि शिशु को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य भी करता है। अपना अंतिम टॉपिक बचा है इस पाठ का, वो है मानव में यौवनारंभ के लक्षण। मानव में यौवनारंभ के लक्षण, ठीक है, ये अंतिम टॉपिक है अपना इस चैप्टर का। यौवनारंभ के लक्षण की बात करें तो नर और मादा दोनों के अंतर्गत जब जननांग परिपक्व हो जाते हैं और जननांग परिपक्व होने के पश्चात, और जननांगों में भी अगर अपन बात करें तो मुख्य जननांगों की, जो कि नर में वृषण होता है और मादा में अंडाशय होता है, जब इनके द्वारा नर एवं मादा युग्मकों का क्रमशः निर्माण प्रारंभ होता है तो उसको कहते हैं यौवनारंभ। और लक्षण क्या है? लक्षण वही है जिनकी अपन ने प्रारंभ में चर्चा की थी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं। यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रदर्शित का मतलब क्या है? नर की अगर बात करें तो उसके चेहरे पे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, ये बाह्य लक्षण प्रदर्शित होते हैं। और आंतरिक लक्षणों के अंतर्गत वृषण के द्वारा नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण
किया जाता है। इसी प्रकार मादा के अंतर्गत अंडाणु का निर्माण किया जाता है, या यूं कह दें अब जब अगर निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो अंडाणु जो है वो टूटकर मासिक स्राव के रूप में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को प्रारंभ करता है। तो यूं कह सकते हैं कि लड़कियों में 14 से 16 आयु वर्ग में यौवनारंभ के लक्षण प्रारंभ हो जाते हैं। लड़कों में 14 से 16 वर्ष की आयु में यौवनारंभ के लक्षण प्रारंभ होते हैं, जबकि लड़कियों में या यूं कहें मादा में 12 से 14 वर्ष की आयु में ये लक्षण प्रदर्शित होते हैं। स्तन, जिनमें स्तन ग्रंथियों की वृद्धि, नितंबों पर वसा का जमाव और मासिक चक्र जो है वो प्रारंभ हो जाता है। जो मासिक चक्र प्रारंभ होता है तो उसे मेनार्क या रजोदर्शन कहते हैं। तो रजोदर्शन की क्रिया के साथ ही यौवनारंभ के लक्षण जो है वो प्रकट हो जाते हैं। इसी के साथ अपना ये अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद में अपन प्रारंभ करेंगे अपनी अगली यूनिट भ्रूणिकी, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड थी। तब तक के लिए धन्यवाद।